हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और वो टॉपिक जो है वह है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में सीखेंगे और यह पार्ट 8 है, चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्लास 11 फिजिक्स। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ बेहतरीन। तो सबसे पहले आता है कि ये जो हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये क्या चीज़ है। तो कोई भी ग्राफ जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम उसको कह रहे हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उसमें वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है किसी ऑब्जेक्ट का, या पोजीशन भी कह सकते हैं, और जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग टाइम है, टाइम पैरामीटर है, यानी वो टाइम एक्सिस है। यानी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग है और टाइम जो है वह एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ऐसा ग्राफ कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी जानने की कोशिश करते हैं आगे क्या है। तो ये देख लीजिए, ये जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं ना, ये प्यारा सा जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है ना, यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, ये जो साइड है वाई एक्सिस वाला जो साइड है, ये वाला साइड, इधर क्या है, इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट। क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का इधर क्या मिल रहा है हमको देखने को, डिस्प्लेसमेंट। और इधर क्या मिल रहा है हमको, टाइम जो बीत रहा है, जो समय बीत रहा है। तो इन्हीं दो पैरामीटर्स के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पैरामीटर्स के बीच में जो ये ग्राफ प्लॉट किया गया, जिसका कर्व बिल्कुल ऐसे सीधा और स्लांट स्ट्रेट लाइन आया है, तो हम इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये ग्राफ क्या कहलाएगा, ये ग्राफ कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहलाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे 1 सेकंड बीता 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर 1 सेकंड बीता 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर 1 सेकंड बीता फिर 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये मूवमेंट देख रहे हैं। ये एग्जांपल क्या चीज़ का हो गया, ये एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यानी कि इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ये मैन। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा, यही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर से एक बार देखिए, जब 1 सेकंड टाइम बीता, जब 1 सेकंड टाइम बीता, ये चलते चलते 1 सेकंड टाइम बीता 2 मीटर क्रॉस कर गया, फिर 1 सेकंड टाइम बीता, फिर ये 2 मीटर क्रॉस किया, यानी टोटल 4 हो गया। फिर 1 सेकंड टाइम बीता, फिर ये 2 मीटर क्रॉस किया, यानी ये 6 हो गया। तो इसका जो मूवमेंट हो रहा है इस आदमी का लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना, 3 सेकंड में ये 6 मीटर कवर कर रहा है। तो इसके लिए जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो सड़क पर जो वो चल रहा है और 6 मीटर का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, वह बताता है, वह क्या बताता है, वह बताता है डिस्टेंस जो कि कवर किया जा रहा है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, जैसे जैसे समय बीत रहा है। ज्यों ज्यों टाइम बीतेगा, ज्यों ज्यों समय बीतेगा, तो त्यों त्यों वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बताया जाएगा। अब आता है कि यहाँ एक चीज़ यहाँ देखिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लीजिए कि एक ऐसा इक्वेशन दे दे, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लीजिए 14t है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वह t के द्वारा जो है t उसका फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मान लीजिए कोई एक ऐसा फंक्शन हो, कोई एक ऐसा इक्वेशन हो जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के द्वारा डिफाइन हो रहा है कुछ इस तरह से, है ना। यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और टाइम क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये टाइम जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्लियर हो गया। अब आता है कर्व ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कि जब बॉडी क्या हो, जब बॉडी रेस्ट पर हो, रुका हुआ हो। तो ऐसे बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम बनाते हैं तो वो कैसा कर्व होगा उस ग्राफ का। तो उस ग्राफ का जो कर्व होगा ना,
ऐसे जो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना या पोजीशन टाइम, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर बनाते हैं तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो आदमी रेस्ट पर है यानी वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वो एक ही जगह खड़ा है, अपने पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ जो इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। आप देखो 1 सेकंड में भी वो 3 मीटर पे ही खड़ा है, 2 सेकंड जब हुआ तब भी 3 मीटर पर ही खड़ा है, 3 सेकंड जब हुआ तब भी वह व्यक्ति क्या है 3 मीटर पर खड़ा है, जब 4 सेकंड हुआ तब भी वो 3 मीटर पे ही खड़ा है, 5 सेकंड में भी 3 मीटर पर ही खड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ज्यों ज्यों टाइम बीत रहा है वो उसी 3 मीटर पर जो है स्टेशनरी पोजीशन में खड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जब बनाते हैं तो जो स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है, यही ना हुआ स्ट्रेट लाइन कर्व, ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व हुआ ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी ये एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम एक्सिस माने हैं तो इसके अलोंग हमेशा इसके पैरेलल होगा, ये कर्व जो होगा ना पोजीशन टाइम ग्राफ का ये हमेशा इसके पैरेलल होगा। अब आता है ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का, वो अब हम लोग जानेंगे। तो जैसे यहाँ हम एक आदमी को देख रहे हैं, ये आदमी जो है 1 मीटर कवर किया, ये यूनिफॉर्म मोशन का हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 1 सेकंड हुआ तो 1 मीटर कवर किया, 1 सेकंड हुआ 2 मीटर कवर किया, फिर 1 सेकंड हुआ 2 मीटर और कवर कर लिया, फिर 1 सेकंड बीता 2 मीटर और कवर कर लिया। तो इस तरह का जब यूनिफॉर्म मोशन होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, बॉडी का, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम बनाएंगे ना तो वो उसका कर्व हमको कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा, और वो जो क्या बनाएगा वो कुछ एंगल थीटा बनाएगा, है ना, एक्स एक्सिस के साथ। यही है एक यूनिफॉर्म मोशन का कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ का नेचर या उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्लियर हो गया, समझ में बात आ गई कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा हमेशा बनता है, हमेशा ऐसा एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा और ये थीटा एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। चलिए अब आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसका भाई, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो अब हम लोग देखें कि कैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनता है। ये आदमी देखिए, ये पहले 1 सेकंड में 1 सेकंड में ये 2 मीटर चलता है, फिर ये अगला 1 सेकंड में कितना चल रहा है और 4 मीटर ज़्यादा चला, यानी कि टोटल 6 मीटर चला, फिर अगला लास्ट सेकंड में कितना चला, 1 ही मीटर चला। तो यानी कि इसका तीनों सेकंड में जो है, पहला सेकंड में तो ये 2 मीटर चला, पहला सेकंड में यह आदमी पहला सेकंड जब बीता तो कितना चला, ये 2 मीटर चला, फिर जब दूसरा सेकंड बीता तो ये कितना चला, ये 4 मीटर चला, है ना, फिर अगला और 1 सेकंड जब बीता तो कितना चला, ये उस दौरान 1 मीटर चला। तो यानी कि हर 1 सेकंड के इंटरवल में ये सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो इक्वल नहीं है। पहला 1 सेकंड में ये कवर किया 2 मीटर, फिर दूसरा 1 सेकंड में कवर किया ये 4 मीटर, फिर तीसरा 1 सेकंड में ये कवर किया 1 मीटर, यानी ये इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और इसका ग्राफ कैसा बना, इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा कर्व बना जो यह बता रहा है कि ये मोशन किस तरह का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब आप बात को समझ गए होंगे कि जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म रहता है तो कर्व जो होता है ग्राफ का वह एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, जैसे स्लांट स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, जैसा कि हम लोग पिछले में देखे कि यूनिफॉर्म मोशन जब था तो कैसा बन रहा था कर्व, ऐसा स्लांट स्ट्रेट लाइन कर्व बन रहा था। लेकिन यहाँ मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो कैसा कर्व बनेगा, एक इरेगुलर टाइप का कर्व बनेगा, इरेगुलर शेप का कर्व बनेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब आता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब अगला कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ का स्लोप क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वह होता है tan थीटा। वह क्या होता है, tan थीटा। ये जो स्लांट स्ट्रेट लाइन, ये जो थीटा एंगल बना रहा है इसी को कहेंगे, इसका जब tan वैल्यू होगा ना वही होगा tan थीटा, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। ये जब हम करेंगे ना परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा का मतलब क्या हुआ, यहाँ परपेंडिकुलर बाय बेस।
तो इससे हमको क्या मिलेगा, हमेशा किसी भी ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा, है ना। ये तरीका है, यही फार्मूला हमेशा काम है। जब भी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करने का है, हमेशा tan थीटा कीजिए। जैसे यहाँ इस ग्राफ का हमको स्लोप निकालना है, तो वो क्या होगा, वो tan थीटा होगा। जैसे ये थीटा एंगल बना रहा है, ये ग्राफ का कर्व हो गया, तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये इसका tan वैल्यू जब हम निकालेंगे, tan थीटा जब करेंगे, तो हमको क्या हासिल हो जाएगा, हमको इस पूरे ग्राफ का स्लोप हासिल हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा, ये जो tan थीटा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय, ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिए हैं, और बेस कितना लिए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लिए हैं। ये हो गया हमारा थीटा, तो आराम से निकल जाएगा स्लोप। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये डेल्टा वाई जाने और ये डेल्टा टी, ये इतना सा लेंथ, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, तो परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर किसके लिए, इस थीटा एंगल के लिए। फिर से आते हैं हम लोग, गौर कीजिएगा यहाँ, ये हो गया इस थीटा एंगल के लिए। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, तो ये जो डेल्टा वाई है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर कैसे निकल सकता है, तो इस परपेंडिकुलर को निकालने के लिए जो हमको क्या करना होगा, वाई एफ माइनस वाई आई करेंगे। चूँकि कर्व इस तरह से जा रहा है, टाइम जो बीत रहा है और कर्व इस तरह से जा रहा है, ऊपर की तरफ तिरछा जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट पर मेरा फाइनल वाई कितना हुआ, वो हुआ 5 वाई एफ, ये हुआ फाइनल वाई एफ, और ये हुआ इनिशियल वाई आई, हाँ, ये हुआ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन। ये क्या हो गया, ये टी एफ क्या हो गया, ये हो गया फाइनल टाइम, माइनस ये क्या हो गया, इनिशियल टाइम। ये करने में क्या निकल गया, डेल्टा टी निकल गया, यानी टाइम इंटरवल निकल गया, और डेल्टा वाई यानी चेंज इन पोजीशन, ये हो गया वाई एफ माइनस वाई आई। हाँ, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, फाइनल पोजीशन 5 मीटर, है ना, और इनिशियल पोजीशन 0 मीटर, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है कर्व, तो यहाँ पर है, यानी 0 पोजीशन पे, 0 सेकेंड पे। तो फाइनल पोजीशन 5 मीटर, इनिशियल पोजीशन 0 मीटर, फिर फाइनल टाइम क्या हो गया 10 सेकेंड, और इनिशियल टाइम क्या हो गया 0 सेकेंड। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जब टाइम 0 सेकेंड है तो उस समय बॉडी जो है वह 0 मीटर पे है, और जब टाइम 10 सेकेंड हो गया तो उस समय बॉडी जो है 5 मीटर पे है। तो बात समझ में आ गई क्या है। अब आगे हम लोग आते हैं, तो ये क्या हो गया 5/10 हो गया। इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो क्या हो गया प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये स्लोप हो गया, ये क्या हो गया, ये स्लोप यानी tan थीटा हो गया, ये प्लस यानी पॉजिटिव स्लोप आया, यहाँ वैल्यू आया 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह से स्लोप निकाला जाता है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वह क्या होता है, फार्मूला, उसका फार्मूला होता है फाइनल पोजीशन। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वह होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। और यहाँ स्लोप जो निकाले हम पोजीशन टाइम ग्राफ का, तो इसमें भी तो यही है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का, ये जो पोजीशन और ये हो गया टाइम, तो किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वह किसके बराबर होगा, वह एवरेज वेलोसिटी के भी बराबर होगा। तो एक क्लू ये भी मिल गया हमको, किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का, ये वाई क्या है, ये पोजीशन बता रहा है, तो किसी भी और ये क्या है, इधर टी बता रहा है टाइम सेकेंड में, इधर है पोजीशन पैरामीटर और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है टाइम पैरामीटर। तो किसी भी पोजीशन टाइम पैरामीटर, पोजीशन टाइम ग्राफ में उसका जो स्लोप होता है, उसका जो tan थीटा होता है, वह किसके बराबर होता है, वह उस ऑब्जेक्ट का या बॉडी का जिसका कि पोजीशन टाइम ग्राफ बनाए हैं उसके एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये बात पता चला, यूनिक बात है ना। इसका यही बात यहाँ कहा गया है, देख लीजिए, कहा गया है कि स्लोप जो होता है एक पोजीशन टाइम ग्राफ का, वह इक्वल होता है टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं उसके एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब होता है। कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है तो उसमें जो बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव स्लोप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसमें कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। वो किधर मूव कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ज्यों ज्यों टाइम बीत रहा है वो बंदा, वो आदमी या वो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। आप देख लीजिए यहाँ यह आदमी जीरो ऑरिजिन से, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इस आदमी का जो हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे ना वो कैसा आएगा? उसका जो कर्व आएगा ऊपर की तरफ आएगा और वो जो है पॉजिटिव स्लोप देगा। ये जो आदमी जो ट्रैवल कर रहा है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ज्यों ज्यों समय बीत रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस आदमी का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे ना तो उस ग्राफ का स्लोप, कौन सा ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ जब भी हम इस आदमी का बनाएंगे, जैसे यहाँ बना हुआ है, इधर पोजीशन है और इधर टाइम है, तो इस आदमी के लिए बनाया गया है ये पोजीशन टाइम ग्राफ मान लीजिए। तो इस आदमी का पोजीशन टाइम ग्राफ जो जब भी बनेगा ना तो इसका जो स्लोप होगा ना ग्राफ का वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि यह आदमी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है या जा रहा है ज्यों ज्यों समय बीत रहा है, इसीलिए ये पॉजिटिव स्लोप देगा इस ग्राफ। अब आते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमको कोई ग्राफ दे दिया गया है, कोई ग्राफ दे दिया गया है और इस तरह से कर्व बना हुआ है, तो हम सिर्फ ग्राफ को देख करके कैसे बोल सकते हैं कि वो उसका स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो इसका ट्रिक यहाँ छुपा हुआ है, गौर से देखिएगा। अगर उस ग्राफ का जो कर्व है वह एक्यूट एंगल बना रहा है, यानी कि उसका एंगल जो है ग्राफ के कर्व का जो एंगल है 190 डिग्री से वो जो है कम है, तो इसका मतलब वह ग्राफ जो है पॉजिटिव स्लोप देगा, है ना। अगर ग्राफ का कर्व जो होता है वो एक्यूट एंगल बना रहा है, अगर ग्राफ का कर्व एक्यूट एंगल बना रहा है यानी कि 90 डिग्री से जो है एंगल जो है कम है, एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम जब हो कोई एंगल तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो जब ग्राफ का कर्व जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऐसा एंगल बना रहा है जो एक्यूट है यानी 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह ग्राफ क्या होगा? वह ग्राफ जो है ना पॉजिटिव स्लोप देगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ का जो कर्व बना, ये कर्व जो है कैसा है? ये कर्व देखिए आप गौर से, ये सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे, सारे कोऑर्डिनेट्स को जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। और ये किधर मिल रहा है हमको? ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ध्यान दीजिएगा, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो ग्राफ का कर्व है, ये जो ग्राफ का कर्व है, ये ग्राफ का कर्व इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना है? ये एंगल 90 डिग्री से क्या है? ये एंगल 90 डिग्री से कम है यानी एक्यूट है। तो ये ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो वो होगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री से कम है। तो हमको लगता है बात आप समझ गए होंगे, इसीलिए ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना है, ये सब क्लू हमेशा ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग, तो पॉजिटिव है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देख लो, ग्राफ का स्लोप टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर किया जाएगा स्लोप बनाने के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाँ, इस एंगल के हिसाब से सॉरी, हाँ, तो इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये डेल्टा वाई हो गया परपेंडिकुलर और ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा? ये बेस की तरह काम करेगा इस थीटा के लिए। तो स्लोप क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, यानी डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, यानी डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई हो जाएगा वाई एफ, फाइनल वैल्यू ऑफ वाई माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई। और जिस समय फाइनल वैल्यू ऑफ वाई के समय जो टाइम है वह टाइम हो गया फाइनल टाइम टी एफ, और वाई आई यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई जिस समय मेजर किए उस समय जो टाइम हो रहा है वह हो गया इनिशियल टाइम।
ये हो गया फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वाई एफ, और ये वाई एफ जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये हो गया फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वाई आई हो गया इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और टी एफ हो गया फाइनल टाइम, और टी आई हो गया इनिशियल टाइम। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये देख लो, ये टी एफ ये टी आई, तो हमको क्या मिलेगा? अब गौर से देखो, ये फाइनल पोजीशन हो गया 5, फाइनल पोजीशन हो गया 5 और इनिशियल पोजीशन हो गया 0। तो 5 माइनस 0, फाइनल पोजीशन 5, इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो हो गया डेल्टा वाई, है ना। और फिर क्या हो गया? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम क्या हो गया? 10 सेकेंड, इनिशियल टाइम क्या हो गया? 0 सेकेंड। तो ये क्या हो गया? डेल्टा टी हो गया। इसको जब सॉल्व किए तो 5/10 हो गया। फर्दर ये क्या हो गया? प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। यही हो गया स्लोप, ये हो गया पॉजिटिव स्लोप। देख लीजिए, कैलकुलेट करके भी पॉजिटिव निकला, है ना। अब हम लोग आते हैं निगेटिव स्लोप का क्या मतलब होता है। ध्यान दीजिएगा, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अब हम लोग समझेंगे निगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है। किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निगेटिव आ रहा है तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब यह होता है कि वह आदमी जो है ना, जिधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो सड़क पे जो चल रहा है, और जिधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस माने हैं वो इस तरह से चल रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का वो उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, वो निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। इसीलिए उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा ना, वह निगेटिव आएगा। कहने का मतलब उसकी वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। यानी स्लोप जो है, किसी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वह उसका वेलोसिटी होता है। और किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप अगर निगेटिव आने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी भी क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वह आदमी जो है, वह आदमी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के उल्टा डायरेक्शन में, यानी कि ओरिजिन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। जब स्लोप निगेटिव आए, तो जब स्लोप पॉजिटिव आए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वह आदमी जो है ओरिजिन से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है। और किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जब स्लोप जो है, या दूसरे शब्द में कहें कि किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि वह आदमी जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। जिधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है उधर ही ट्रैवल कर रहा है, उधर ही मूव कर रहा है। और ये जो अगर स्लोप किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का निगेटिव आने लगे तो इसका मतलब होता है कि वह आदमी जो है जिधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है उधर नहीं मूव कर रहा है, बल्कि उसका उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसीलिए जो है पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप जो है निगेटिव आ रहा है। यही मतलब होता है निगेटिव स्लोप आने का। हाँ, हमको लगता है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर कह दे कि कर्व जो होता है ग्राफ का, वह बना रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो रहा है? ग्राफ का जो कर्व है, ये जो कर्व है ग्राफ का, ये क्या बना रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखिए, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। यानी यहाँ एंगल क्या है? अभी यहाँ थीटा एंगल जो है ना, 190 डिग्री से ज़्यादा है कि कम है? तो 190 डिग्री से जो है ज़्यादा है। कोई भी एंगल 90 डिग्री ज़्यादा है तो वो क्या हो गया? वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और ये एंगल किसके साथ निकालना है? हमेशा ये वाला एंगल, ये हमेशा इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कंसिडर करना है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये एंगल जो बन रहा है, ये कर्व है, इस तरह से आया है कर्व। और ये कर्व में जो थीटा एंगल बन रहा है, ये कौन बना रहा है? ये एंगल, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कर्व बना रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ का कर्व बना रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसीलिए तब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ना, वह क्या होगा? वह नेगेटिव होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। सिर्फ ग्राफ को देख करके हम बता सकते हैं। ग्राफ का जो कर्व है, कर्व क्या? ये है कर्व। ये कर्व ग्राफ के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा, अगर वो एंगल 90 डिग्री से कम है तो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर वो ग्राफ का ये जो कर्व है, अगर ग्राफ का कर्व पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से अधिक एंगल बना रहा है तो उस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा? वह नेगेटिव हो जाएगा। इसको कभी नहीं भूलना है ना, हमेशा याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो अब आता है कि स्लोप जो फाइंड करेंगे तो हम लोग किस एंगल को कंसिडर करेंगे, एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे, हम लोग वह एंगल कंसिडर करेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी ग्राफ का जब भी आप स्लोप निकालते हैं तो हमेशा उस एंगल को कंसिडर किया जाता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है ना। ध्यान से सुनिए, स्लोप को कैलकुलेट जब करते, स्लोप को जब कैलकुलेट करते, उसका एग्जैक्ट वैल्यू साइन के साथ जब निकालना हो हमको, तब हमेशा उस एंगल को कंसिडर किया जाता है जो राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जैसे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तो एंगल बना, ये एंगल बनाया, ये कौन एंगल बना रहा है, ये इस ग्राफ का कर्व जो है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्या हम इस थीटा एंगल को कंसिडर कर सकते हैं स्लोप कैलकुलेट करने के लिए? देखिए, ये हमको ये एंगल अभी सिर्फ इतना बता रहा है कि ये ग्राफ जो है इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, देख के सिर्फ बता रहा है। लेकिन जब बात हो कि स्लोप का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए साइन के साथ, तो उसके लिए ये थीटा कंसिडर हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको देखना होगा कि क्या यह राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है ये थीटा एंगल। तो पाते हैं कि ये थीटा एंगल जो है ना, ये थीटा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। इसीलिए हम इस थीटा एंगल को स्लोप का एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए साइन के साथ इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो हम किसको कंसिडर करेंगे, तो हम यहाँ जो है थीटा डैश एंगल को कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो थीटा डैश एंगल है ना, ये थीटा डैश एंगल जो कौन बना रहा है, ये स्लोप बना, ये कर्व बना रहा है। ये जो कर्व है पोजीशन टाइम ग्राफ का कर्व, ये ये जो है इसके साथ, ये कर्व जो है इस एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा डैश एंगल बना रहा है। और ध्यान दीजिएगा, ये कर्व जो है ना इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है जाकर के थीटा एंगल, लेकिन यही कर्व इस निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है थीटा डैश एंगल। तो सवाल उठता है कि हम ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे स्लोप को न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, कि ये थीटा डैश एंगल को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना इस थीटा डैश एंगल को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यह नियम है कि जब भी आपको ग्राफ का एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू साइन के साथ निकालना हो तो आपको वो एंगल कंसिडर करना होगा जो एंगल की राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। आप देख लीजिए, यहाँ जो रेड वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसी का पार्ट है ये थीटा डैश एंगल। और ये थीटा एंगल जो है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना पाएगा, इसीलिए इसको जो है स्लोप कंसिडर करने के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है ना, अगर कोई कह दे कि खाली देख करके बताओ कि ये ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तब जो है इस थीटा को कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वह थीटा है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो ध्यान हमेशा यही रखना है, खाली देख करके अगर हमको पता करना हो कि ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो हमको हमेशा जो है ना उस थीटा को कंसिडर करना चाहिए जो कि ये ग्राफ का स्लोप बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन जब हमको ग्राफ के स्लोप का एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू साइन के साथ निकालना हो तो हम जो है उस थीटा को कंसिडर करेंगे जो कि या वो हो सकता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा हो सकता है वो निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा हो, लेकिन वो थीटा एंगल जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए। उसी थीटा को कंसिडर किया जाएगा वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, स्लोप का वैल्यू निकालने के लिए। इसीलिए हम लोग यहाँ थीटा डैश को स्लोप का कैलकुलेशन करने के लिए जो है कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये थीटा डैश जो है ये जो ब्लिंक कर रहा राइट एंगल ट्रायंगल इसका एक पार्ट है। तो यहां स्लोप क्या हो जाएगा, यहां स्लोप हो जाएगा 0 - 7 / 7 - 0। आप देख लीजिए ये क्या हो गया, ये 0 हो गया फाइनल वैल्यू, ये 0 हो गया फाइनल पोजीशन है ना। आप देख लो ये 0 यहां पर आया
है ना, क्योंकि ग्राफ का स्लोप नीचे की तरफ तिरछा जा रहा है। तो ये हो गया फाइनल, और ये 7 सेकेंड क्या हो गया, फाइनल टाइम हो गया। तो ये फाइनल पोजीशन हुआ। इनिशियल पोजीशन यानी जीरो टाइम पर ये कहाँ पर था ऑब्जेक्ट, ये यहाँ 7 मीटर के दूरी पर था। और जब फाइनल टाइम हुआ तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पर आ गया, यानी ज़ीरो हो गया। ये फाइनल पोजीशन, ये ज़ीरो हो गया फाइनल पोजीशन, और ये 7 हो गया इनिशियल पोजीशन। तो ज़ीरो कब था, जब फाइनल पोजीशन कब था, ये ज़ीरो फाइनल पोजीशन जब समय बीता 7 सेकेंड। और इनिशियल पोजीशन कब था, जब इनिशियल टाइम घड़ी में 0 सेकेंड था। तो ये 0 क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल टाइम, और ये 7 क्या हो गया, ये हो गया फाइनल टाइम TF। तो अब इसको जब सॉल्व किए तो हमको क्या निकला, स्लोप -1 निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला थीटा डैश कंसिडर किया जाएगा, यानी यहाँ ये स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, ये स्लोप क्या हम tan थीटा बोल सकते हैं, नहीं, यहाँ स्लोप क्या होगा, यहाँ स्लोप होगा tan थीटा डैश, है ना। ये बात याद रखना, ये थीटा खाली इस बात को पता करने के लिए करेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, खाली देख के बताने के लिए। लेकिन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम उस थीटा को कंसिडर करेंगे हमेशा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट हो। क्लियर हो गया। तो हमको लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, सब कुछ समझ में आया, अच्छे से सीखे आप लोग, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अब यहाँ का क्या कहा है, ज़ीरो स्लोप कब होता है। यहाँ देखिए ज़ीरो स्लोप हो रहा है, क्यों हो रहा है यहाँ ज़ीरो स्लोप, क्योंकि ये जो लाइन है, ये कर्व है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो स्लोप है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो स्लोप है इस ग्राफ का वह क्या है, ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि इसका कर्व हॉरिजॉन्टल है। यहाँ कैलकुलेशन करके भी दिखाया गया है, आप गौर से देखो। ये हो गया फाइनल पोजीशन YF, इनिशियल पोजीशन क्या है वो YI हो गया। फाइनल टाइम क्या हुआ वो 6 सेकेंड, मान लीजिए इस इंटरवल में 2 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड, इस इंटरवल को कंसिडर किए ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, हम बताए थे डेल्टा वाई होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। और डेल्टा टी, ये जो टी है, सॉरी यहाँ पे टी है, TF, ये हो गया फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम क्या हुआ, 2 से 6 सेकेंड के बीच में 6 सेकेंड हो गया फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम क्या हो गया 2 सेकेंड हो गया। फाइनल पोजीशन 7 मीटर, इनिशियल पोजीशन वो भी 7 मीटर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। तो 2 सेकेंड पर भी वही 7 मीटर है, 4 सेकेंड पर भी वही 7 मीटर है, 6 सेकेंड पर भी वही 7 मीटर है। तो इनिशियल हो गया 7 मीटर पोजीशन माइनस 7 मीटर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0/4, जो कि निकला 0। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का कर्व अगर हॉरिजॉन्टल हो तो उसका स्लोप जो होता है ना वो 0 होता है, यही इसका मायने निकला। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप एंड डिक्रीजिंग स्लोप ऑफ अ ग्राफ। किसी भी ग्राफ का इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप क्या होता है, इसको समझेंगे। देखिए जितना ज़्यादा स्लोप होगा, जैसे देखिए ये θ1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप जो है वह क्या होगा tan θ1। यही क्या होगा, हम बताए थे आपको पहले भी कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये स्लोप हुआ ग्राफ का, किस ग्राफ का, ये पोजीशन टाइम ग्राफ हुआ, है ना। तो इसका जो स्लोप हुआ वह क्या हो गया, वह हो गया ये वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी हुआ, ये एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बॉडी का वेलोसिटी v1 है। अब एक दूसरा बॉडी लेते हैं, उसका जो है, उसका जब स्लोप बनाए हैं तो उसका स्लोप आया है θ2 आया, तो उस दूसरे बॉडी 2 का जो स्लोप आया वह θ2 आया, उसकी वेलोसिटी v2 आई। तो ये v2 वेलोसिटी क्या होगा, ये v1 से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, ये स्लोप ज़्यादा है, ये थीटा ज़्यादा है तो स्लोप भी ज़्यादा होगा। थीटा ज़्यादा तो पूरा का पूरा ये स्लोप ज़्यादा मतलब कि वेलोसिटी भी ज़्यादा। तो यानी v1 से ज़्यादा बड़ा होगा v2, क्योंकि θ1 जो है θ2 से बड़ा है। क्लियर हो गई। अब आते हैं तीसरे कार का या तीसरे बॉडी का स्लोप निकाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करके, तो उसका स्लोप आया है, तीसरे कार का या तीसरे बॉडी का स्लोप आया है v3, यानी ये tan
थीटा 3 हुआ, ये V3 हुआ, इसका एंगल सबसे ज़्यादा है एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो स्लोप होगा ना वह सबसे ज़्यादा होगा, यानी जितना ज़्यादा एंगल होगा पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप का एंगल जितना ज़्यादा होगा, समझ लीजिए उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी उसका स्लोप उतना ज़्यादा होगा। ये जो कर्व जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल जितना ज़्यादा होगा पोजीशन टाइम ग्राफ के केस में वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा, यही कहा गया है इस ग्राफ में। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो ये था हमारा पार्ट 8 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर 2 क्लास 11 फिजिक्स। तो हमको लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं ज्ञानू मोदी अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स ऑल्सो, आप अपने कमेंट्स लिखें क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है और वी फील इनकरेज्ड, है कि नहीं। तो कमेंट्स लिखिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।